आज मेरी जिंदगी का वो सियाह रात थी जब मेरे शौहर और मेरी सौतन की सुहाग रात थी। हमारा घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था, जहां दीवारें तंग थीं और सर्दी अपने उरूज पर थी। मजबूरन मुझे उसी कमरे में जमीन पर बिछे एक पतले से गद्दे पर सोना पड़ा, जबकि वो दोनों बिस्तर पर थे। मेरी आंखों के सामने मेरा नाम वाइशा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ, अपने माँ बाप की अकेलौती बेटी। न मेरा कोई भाई था न बहन। जैसे ही मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेरे वालिद को मेरी शादी की फिक्र लाहिक हुई। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की एक खाला ने रिश्ता लाया। लड़के का नाम आमिर था, जो देखने में खूबसूरत था। उसका कारोबार भी अच्छा चल रहा था। मेरे अब्बा को ये रिश्ता पसंद आया, सो उन्होंने हामी भर ली और यूं मैं आमिर की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। लेकिन शादी के 10 साल तक जो कुछ मेरे साथ हुआ, अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। 10 साल बाद जब मेरी सौतन ज़ैनब मेरे सर पर सवार हुई, हमारे मुआशरे में दरमियाने तबके के लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों करते हैं? सबसे बड़ी वजह ये समझी जाती है कि शादी औलाद के लिए की जाती है, लेकिन मेरे शौहर ने ये शादी औलाद के लिए नहीं की थी। रात हुई तो आमिर ने मुझसे कहा, उवाइशा, तुम बाहर चली जाओ। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ? बाहर तो सर्दी बहुत है, मैं कहाँ सोऊंगी? उसने सख्त लहजे में कहा, तो फिर अंदर भी नहीं सो सकती। उसका ये कहना मेरे लिए बड़ा सदमा था, क्योंकि अंदर सोना वाकई मेरे बस की बात न थी। मैंने कहा, ठीक है। अपना तकिया उठाया और बाहर सहन में पड़ी एक खटिया पर लेट गई, जहां सर्दी से मेरी हड्डियों तक कांप रही थी। उसने कहा, फिक्र ना करो, 3 घंटे बाद तुम्हें अंदर बुला लूंगा। जब उसने 3 घंटे का लफ्ज कहा, मुझे लगा कि मेरा दिल टूट गया। एक लम्हे को ख्याल आया कि यहाँ से भाग जाऊं और अपनी जान ले लूं, लेकिन मैंने खामोशी से सर हिला दिया। 3 घंटे बाद उसने दरवाज़ा खोला। मैं वापस कमरे में आई, लेकिन वहां सिर्फ जमीन पर एक छोटी सी जगह थी जहां मैं बिछा कर सो सकती थी। ये बाहर की सर्दी से बेहतर था, सो मैं लेट गई। बाएं तरफ देखा तो ज़ैनब मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू क्यों? इस घर की सारी तकलीफें तो मेरे नसीब में लिखी गई थी, फिर वो क्यों रो रही थी? हम एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। बरसों से हमारे यहाँ औलाद न हुई थी। जब आमिर ने कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, उसने ये बात मुझसे नहीं, बल्कि मेरे और अपने खानदान वालों को बुलाकर सबके सामने कही। सब यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी में ये बात पहले हो चुकी होगी, लेकिन खुदा गवाह है, मुझे उस दिन ही पता चला कि मेरा शौहर दूसरी शादी की सोच रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उसने लड़की भी पसंद कर ली थी। अब अगर मैं कुछ बोलती तो अजीब लगता, सो मैं चुप रही। सबने कहा कि अगर औलाद के लिए शादी करना चाहता है तो इसमें कोई हरज नहीं। ये बात मेरे वालिद ने कही। बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि जब सब खामोश थे तो आपने ये बात क्यों की? आज ही तो दिन था अपनी बेटी का साथ देने का, उन्होंने जवाब दिया। बेटी, मैंने हक की बात की। हक की बात करना जरूरी था, तेरा घर बचाना जरूरी न था। जब मेरे वालिद ने ये कह दिया, बाकी सबने भी यही कहा कि जब लड़की का बाप इस बात से मुतमिन है तो किसी और को क्या एतराज हो सकता है। मेरा कोई भाई न था, मेरे पीछे खड़ा होने वाला वाहिद मर्द मेरा बाप था। और जब उसने ही कह दिया कि शादी में कोई हरज नहीं, तो आमिर को खुली छुट्टी मिल गई। इसके बाद उसने ज़ैनब के बारे में बताना शुरू किया। सबने कहा कि लड़की अच्छी है, जवान है, दोनों बहनों की तरह रहेंगी। हमारी बेटी बहुत साबिर व शाकिर है, वो कुछ नहीं कहेगी, किसी की जिंदगी खराब नहीं करेगी। वो ऐसी औरत नहीं जो अपनी सौतन की जिंदगी अजीरन कर दे। हमारे मुआशरे में हर मामला बातचीत से हल किया जा सकता है। हमारे दामाद ने अच्छा किया जो सबके सामने ये बात कह दी। जब मैंने ज़ैनब को देखा तो मैं खामोश रही। फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है कि ऐसी बातों पर वावेला होता है, चीखें मारी जाती है, बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब आपके साथ इतना बड़ा जुल्म होता है तो आपकी जुबान बंद हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। मेरे साथ भी यही हुआ। आमिर ने दुनिया वालों के सामने तो कह दिया कि वो औलाद के लिए शादी कर रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मैं बाज नहीं थी। उसने 10 साल तक मुझे बाज बनाए रखा, जब तक वो नहीं चाहता था। औलाद कैसे होती? उसे औलाद चाहिए ही नहीं थी। लेकिन मेरी जिंदगी के 10 साल जाया करने के बाद उसने इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, इसलिए वो शादी कर रहा है, और वो इसमें कामयाब भी हो गया।
ज़ैनब मेरी जिंदगी में आ गई और उन्होंने मस्जिद में जाकर निकाह किया। आमिर ने मुझसे कहा कि तुम भी साथ चलो, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मेरा इतना कहना ही काफी था। उसने कहा, ठीक है, फिर वापसी पर हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहना। उसका मतलब था कि खाना तैयार रखना और कमरा साफ कर देना, और मैंने यही किया। मैंने अपनी सौतन और शौहर का इंतजार किया, कमरा साफ किया, बिस्तर पर नई चादर डाली, कमरे में खुशबू छिड़की की अच्छी सी महक आए, खाने में बिरयानी, कढ़ाई, रायता और फालूदा बनाया। सब कुछ तैयार किया और उनका इंतजार किया। रात को जब वो आए, ज़ैनब ने मेरी तरफ एक नज़र देखा और नजरें झुका लीं। मैं सीधा कमरे में चली गई। आमिर ने कहा, तुमने सलाम दुआ भी नहीं की। मैंने कहा, सारी जिंदगी पड़ी है, कर लूंगी। वो बोला, हाँ, ये भी ठीक है, थोड़ी देर बाद खाना कमरे में ले आना, थोड़ा आराम कर लें, फिर खाना खाएंगे, और आज रात तुम बाहर सो जाना। और यही हुआ। उन्होंने खाना खाया, अपनी जिंदगी शुरू की। मैं पहले बाहर सर्दी में कांपती रही और फिर अंदर जमीन पर लेट गई। ज़ैनब की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जो मेरी हथेली पर गिरे। मैं सोच रही थी कि ये क्यों रो रही है, उसे तो खुश होना चाहिए। वो तो मेरी जिंदगी की कहानी का मजबूत किरदार थी, और सारी तकलीफें तो मेरे नसीब में थी। मेरा शौहर अब उसका हो गया था, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, सब कुछ उसका हो गया। मेरे पास क्या बचा था? जमीन पर ये छोटी सी जगह और घर के सारे काम जो सिर्फ मुझे ही करने थे। अगले दिन वो ज़ैनब को लेकर हनीमून पर चला गया। मुझे याद है जब मैंने उससे कहा था कि हम भी हनीमून पर जाएं, तो उसने कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, और आज उसने उसी गरीबी के दौर में हनीमून के लिए पैसे निकाल लिए। वो 5 दिन बाद वापस आए। उन 5 दिनों में मेरे पास कई रिश्तेदार आए, वही जो शादी की बात पर आमिर का साथ दे रहे थे। अब कह रहे थे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, कोई बुरा नहीं हुआ, मैं पहली औरत नहीं हूँ जिसके शौहर ने दूसरी शादी की। न ज़ैनब पहली औरत है जो अपनी सौतन के साथ एक घर में रहेगी। आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्हें भी पता चल गया था कि मेरी जुबान क्यों इतनी तल्ख हो गई थी, सो वो चुपचाप चले गए। ये आमिर की पहली शादी तो न थी कि वो काम छोड़कर घर बैठ जाता, सुबह सुबह काम पर चला जाता। ज़ैनब का नाम संभाल लें, वो कमरे से बाहर न आती थी, लेकिन मजबूरी में उसे निकलना पड़ा। मैंने कहा, नाश्ता बना दूं? उसने कहा, मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा, आज तुम्हारा शादी के बाद पहला दिन है, मैं बना देती हूँ। मैंने नाश्ता बनाया और उसके सामने बैठ गई। वो सर झुकाकर नाश्ता खाने लगी। थोड़ा सा ही खाया और कहने लगी, बस, और नहीं खा सकती। मैंने तंजन कहा, क्यों? पेट भर गया। तुम्हारा पेट तो कभी नहीं भरता, मेरे शौहर को खा कर भी नहीं भरा। लोगों को लगता होगा कि ये बात एक सौतन ने दूसरी से की, लेकिन बात ऐसी न थी। ये बात एक दोस्त ने दूसरी दोस्त से कही, ऐसी दोस्त जो उसके लिए जान दे सकती थी, लेकिन उसने मेरा शौहर छीन लिया। मैंने कहा, तुम तो कहती थी कि तुम्हें आमिर पसंद है, फिर ये सब करने का ख्याल कैसे आया? सच कहते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही तोड़ता है। मैं सारी दुनिया के बारे में सोच सकती थी कि वो मेरा शौहर छीन सकती हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं। उस दिन तुमने मुझे फोन किया था ना कि घर में कोई नहीं, अम्मा बीमार हैं, अस्पताल ले जाना है, आमिर को भेज दो। उस दिन तुम्हारी माँ बीमार थी या तुम्हें बुखार चढ़ा था। अब तो बुखार उतर गया होगा, फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगी। ये सुनकर वो रोती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी उल्टियों की आवाज आई। शायद जज्बात की शिद्दत से वो इतना घबरा गई कि जो खाया वो बाहर आ गया। ऐसी बातें होती हैं, जब इंसान बहुत जज्बाती हो जाता है तो उल्टी आ जाती है, और मैं ज़ैनब को जानती थी, वो बहुत जज्बाती थी। शाम को जब आमिर घर आया, ज़ैनब ने उसे कुछ न बताया कि मैंने क्या कहा। वो खामोश थी, और मैं भी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। वो मेरे सामने न आती। जब आमिर घर होता तब कमरे से निकलती, क्योंकि उसे डर था कि मैं कुछ न कुछ कह दूंगी। और क्यों न कहती, मैं हक पर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं उसके सामने हमेशा आमिर की तारीफें करती। हालांकि शादी के तीसरे दिन ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन हम मशरिकी औरतें हैं ना, हम ये बातें किसी को नहीं बताती। हमारा शौहर कमरे में शैतान की तरह सुलूक करे, लेकिन बाहर हम उसे फरिश्ता बनाती हैं। हम खुद अपने पैसों से चीजें खरीदती हैं और लोगों को कहती हैं कि शौहर ने दी।
अपने शौहर को इस कदर अच्छा बना देती हैं कि जब हम कहें कि उसने हमारे साथ बुरा किया तो लोग कहते हैं, नहीं, तुम्हारी गलती होगी, वो तो बहुत अच्छा है। ज़ैनब भी यही समझती थी कि आमिर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, इसलिए उसने उससे शादी की। ज़ैनब की पहली शादी हुई थी। अभी 3 महीने भी न गुजरे थे कि उसे तलाक हो गई। उसे लगा कि आमिर जैसा अच्छा मर्द मिलना मुश्किल है, सो उसने उस पर डोरे डाले। वो उसे आसान शिकार लगा होगा। एक दिन बातों बातों में ज़ैनब से मेरी बहस हो गई। वो कहने लगी, तुम्हें औलाद न हुई, इसलिए आमिर मेरे पास आया। मैंने कहा, तुम्हें लगता है मैं बाज हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। औलाद न होने की वजह आमिर है, उसे औलाद से नफरत है, तुम्हारे यहाँ भी नहीं होगी। उसे बच्चे पसंद नहीं। ये सुनकर ज़ैनब हैरान रह गई। हर रात मैं बाहर सोती, सर्दी बर्दाश्त करती। अब तो बस इंतजार था कि सर्दियाँ खत्म हों। 2 घंटे बाद वो मुझे अंदर बुला लेता, कहता, आकर सो जाओ। जब से ज़ैनब आई, आमिर ने मेरी तरफ देखा तक न था, और खुदा गवाह है, मुझे इस बात से कोई फिक्र न थी। मैं तो खुश थी। मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। अब मैं खुद बाजार जाती, माँ बाप के घर जाती, घर के काम करती, फिर आराम करती, रात को 2 घंटे सर्दी में गुजारती, फिर सुकून से सो जाती। लेकिन ज़ैनब, वो सारी रात रोती रहती। अब न उससे उठा जाता, न बैठा जाता, न चला जाता। उसके हाथ कांपते थे। खाना खाती तो हाथ लरसते। एक दिन आमिर ने कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं उसे अपने डॉक्टर के पास ले गई, जिसके पास मैं जाती थी। डॉक्टर को सब बता दिया। उसने कहा, तुम उसे यहाँ क्यों लाई? उसे तो पहले से पता है कि इस सब की वजह क्या है। अपने शौहर को समझाओ। मैंने कहा, जब अपने मामले में न समझा सकी तो इसके मामले में क्या समझाऊं? कोई दवा दे दें कि उसकी हालत ठीक हो जाए। जब हम अस्पताल से वापस आ रहे थे, ज़ैनब ने कहा, तुम्हारे साथ भी यही होता था? मैंने कहा, हाँ, यही होता था, तुमसे ज्यादा होता था, रोज होता था। लेकिन अब तुम आ गई हो, मेरी जिंदगी में सुकून आ गया। मेरे दर्द तुम्हारे हुए, मेरे गम तुम्हारे, मेरे आंसू भी। आमिर के साथ खुश रहो। अभी शादी को महीना नहीं हुआ और तुम्हारे हाथ में दवाइयों का शॉपर है। न तुम उठने के काबिल हो, न बैठने के। तो बताओ, क्या शादी रास नहीं आई? वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, जरा रहम करो। अब तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा, दोस्त होती तो यूं मेरे घर पर डाका न डालती। मैं खुश थी या उदास, वो मेरा मामला था, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी नीयत खराब थी। तुम्हें बस यही पता था कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। हकीकत तो तुम्हें पता न थी। फिर भी तुमने ये सब किया, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। तुम मेरी मदद के लिए नहीं आई थी। तुम ये सोच कर आई थी कि आमिर बहुत अच्छा इंसान है, अपनी बीवी को पलकों पर बिठा कर रखता है, तुम्हारे नाज नखरे भी उठाएगा। यही है मर्दों की खिदमत। अब करो दिन रात खिदमत। हम घर पहुंच गए। मैंने रिक्शा वाले को पैसे दिए और वापस आ गई। वो शायद थोड़ी देर बैठकर रोती रही, फिर मरे हुए कदमों से फ्लैट में आई। सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए मुश्किल था, एक एक कदम जैसे टांगे टूट रही हों। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? आमिर आजकल बहुत खुश था, उसकी जिंदगी अच्छी जा रही थी। मैंने उसके साथ 10 साल गुजारे, और ज़ैनब की तो 1 महीने में ही हालत खराब हो गई। वो कहती थी कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। उसे पहले शौहर से भी औलाद न हुई थी। लोग कहते थे कि वो शायद बाज है, इसलिए तलाक हो गई। उसे लगा था कि आमिर से शादी करके ये दाग मिट जाएगा, लेकिन अगर उसने औलाद न दी तो लोग उसे भी बुरा कहेंगे। वो कहती थी, मैं उसके साथ पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा, ये बात मुझसे क्यों कह रही हो? जाकर आमिर से कहो। वो बोली, तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम यहाँ रहो या जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। शादी के बाद मैं सिर्फ ज़ैनब के घर जाती थी, क्योंकि वो मेरी माँ के घर के सामने रहती थी। मैं आमिर की तारीफें करती, इतनी कि एक दिन उसने मजाक में कहा, तुम्हारे शौहर का कोई भाई नहीं? मैंने कहा, होता तो तुम्हें जरूर बताती, लेकिन ये सब झूठ था। मेरा शौहर दुनिया का सबसे बुरा आदमी था। उसका दिमाग सिर्फ एक तरफ चलता था। वो इसलिए बच्चे नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी घटिया सोच थी कि अगर औरत का बच्चा हो जाए तो वो मर्द के किसी काम की नहीं रहती। इसी सोच की वजह से उसने मुझसे 10 साल तक बच्चा न होने दिया, और जब उसका दिल मुझसे भर गया तो वो ज़ैनब को ले आया।
अब वही सब कुछ ज़ैनब के साथ कर रहा था जो मेरे साथ किया था। मेरे अंदर अब कुछ न बचा था। मेरे हाथ भी कांपते थे। डॉक्टर कहते थे कि औरत या मर्द के हाथ कब कांपते हैं वो खुद ही बेहतर जानते हैं कि किस चीज की वजह से ये होता है। लेकिन मेरी जिंदगी आधी गुजर चुकी थी। ज़ैनब यहाँ 10 साल नहीं गुज़ारना चाहती थी। वो अभी से भागना चाहती थी। तलाक की बातें कर रही थी। अब उसकी आमिर से लड़ाई शुरू हो गई। एक दिन जब लड़ाई हुई, आमिर ने उसे कमरे से निकाल दिया। अब ज़ैनब के पास 2 रास्ते थे, या तो वो वापस अपने घर चली जाए या फिर यहाँ रहे और ये सब बर्दाश्त करे। मेरी तबीयत फिर खराब होने लगी, जो बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। हम दोनों की हालत खराब थी और हम दोनों जानती थीं कि हमारे साथ क्या हो रहा था और आगे क्या होने वाला था। एक दिन ज़ैनब मेरे पास आई, कहने लगी, तुम्हारी दोस्ती का वास्ता, मेरी गलती मुआफ कर दो। मैंने तुम्हारे घर पर डाका नहीं डाला। तुम्हारा घर तो पहले ही बसा हुआ न था। क्या तुम इसे घर कहती हो? मेरी मदद करो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, मुझे पता है तुम भी तकलीफ में थी और अब भी हो। हमारी जिंदगी यूं ही गुजरती रहेगी। खुदा के लिए अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। 3 हफ्ते यूं ही गुजर गए। एक दिन आमिर ने कहा, चलो आज इमारत की छत पर जाकर बैठते हैं। हमारे फ्लैट सिस्टम में छत सबकी मुश्तरक थी। लोग वहां जाकर बैठते थे। हमारा फ्लैट करीब था, सो हमारे लिए आना जाना आसान था। मैंने चाय बनाई। हम तीनों छत पर गए। थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे और 2 घंटे बाद हम एम्बुलेंस में बैठे थे। आमिर का पाँव फिसला और वो छत से नीचे गिर गया। वो इस दुनिया में न रहा, मौके पर ही चला गया। लोग हमारे साथ खड़े तसल्लियां दे रहे थे और हम रो रहे थे। टीवी पर खबर चली कि एक शख्स छत से गिरकर मर गया, पीछे 2 बीवियां छोड़ गया। सबके लिए ये खबर अजीब थी कि एक शौहर की 2 बीवियां थीं और वो अब बेवा हो गई। ये फ्लैट आमिर ने खरीदा था, हम दोनों के नाम पर था। पता चला कि उसके बैंक में भी काफी पैसे थे। हमने फ्लैट बेच दिया और यहाँ से दूर चली गई। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि ज़ैनब माँ बनने वाली है। उसने कहा कि वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती है। शायद आमिर ने हमेशा जिस बात का ख्याल रखा, इस बार वो लापरवाह हो गया था। आज हमारा एक बेटा है जिसे हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी अब सुकून से भरी है।